Diversity of organisms and its classification. Myself Vinay Kumar Maurya, and today we are going to start this new chapter from class 9 biology. Okay, in this topic we are going to start our first topic as the following: classification of organisms. In this topic, the first point is kingdom, the second topic is phylum and division, the third is class, the fourth one is order, the fifth one is family, and sixth one is genus, and seventh one is species. These are the 7 basis of criteria for which any classification of organisms can take place. So basically the organisms are classified basically the first time on the basis of their kingdom. If you take an example of you can say that animal. So animal belongs firstly to the Animalia kingdom. What is the phylum? Phylum can be any, as we are going to see now in our next slides. So after that, their class, their order, their family, their genus or species. If we talk about scientific names, scientific name contains 2 words which basically are genus and species. The genus is the first word and species is the second word. Got it clear? And the basic trick to remember this is King Paul cried out for good soup. Okay. The next topic is species. The species is the smallest group of organisms classified which can interbreed with each other to produce fertile offspring. Here fertile offspring means any organisms which can reproduce once again to produce a fertile offspring, means the offspring can also reproduce once again. So this is the basic criteria or the basic definition of any species. The next topic is 5 kingdom system. The 5 kingdom system was proposed by R.H. Whitaker in 1969. इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके 1 मार्क्स के MCQ में पूछा जा सकता है। R.H. Whitaker के द्वारा किया गया था और 1969 में दिया गया था। और इन्होंने बेसिकली बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में बताया था। नेक्स्ट टॉपिक इज बैक्टीरिया किंगडम और मोनेरा किंगडम। तो बैक्टीरिया किंगडम की खासियत ये होती है कि अधिकतर यूनिसेलुलर होते हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, सो दे आर प्रोकैरियोटिक, और ये इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं होता है, इसलिए दे आर सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब यहाँ पर है कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, और सैप्रोफिटिक का मतलब है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं या उसके साथ मिलकर सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं और अपना न्यूट्रिशन करते हैं। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटिस्ट किंगडम। द प्रोटिस्ट किंगडम एनिमल्स आर यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक, the nucleus is present, so they are eukaryotic, they are autotrophic और heterotrophic। autotrophic का अर्थ होता है आपका बेसिकली होता है कि ऑर्गेनिज्म खुद से अपना खाना बनाते हैं। heterotrophic का मतलब होता है कि खुद से खाना नहीं बनाते हैं। ओके, तो autotrophic के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके बेसिकली एग्जांपल आप देख सकते हैं यूग्लिनॉइड। ओके, और हेटरोट्रॉफिक के केस में अमीबा, पारामीशियम। जो भी आपके सामने जो डायग्राम दिया गया है ये यूग्लिनॉइड का दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं इसमें हरे पार्टिकल्स दिख रहे हैं। हरे पार्टिकल्स यहाँ पे क्लोरोफिल है, जिसके वजह से ये ऑटोट्रॉफिक कहे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंगस किंगडम। तो फंगस किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, वे हाइफी से बने होते हैं। हाइफी एक प्रकार की थ्रेड स्ट्रक्चर होती है जो किसी सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलोज इन द केस ऑफ प्लांट्स। ओके, और उन्हीं सेलुलोज से हाइफी बनते हैं और हाइफी से ही इतने बड़े सुंदर अच्छे दिखने के ऑर्गेनिज्म बनते हैं। आप इनकी सुंदरता पे मत जाइएगा क्योंकि ये बहुत सारे खतरनाक भी होते हैं। अगर आप इन्हें छू भी देंगे तो आपकी 1 सेकंड के अंदर ही आपकी जान जा सकती है। इसमें कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। अच्छे इन द सेंस उनके पास अधिक न्यूट्रिशियस फूड होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गया, अमोनिया हो गया, बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट भी इन्हीं से होते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो इसमें जहरीले होते हैं, इनके आप छूने से ही आपके अंदर जो उनका जहर होगा फैल जाएगा और आप मर भी सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें होता है कि इनके पास रूट नहीं होता है, स्टेम नहीं होता है, लीफ नहीं होता है।
आपके यहाँ पे स्टेम के स्ट्रक्चर दिख रही होगी, लेकिन स्टेम नहीं होता है। दे आर नॉन क्लोरोफाइलस, इसीलिए अपने खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये दूसरे पर डिपेंड रहते हैं या किसी दूसरे ऑर्गन्स के अंदर रहकर अपना खाना बनाते हैं। और ये बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे होता है स्पोरुलेशन। क्लियर। द नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के जो ऑर्गन्स होते हैं वो यूकेरियोटिक होते हैं। ये दो भागों में बटे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बैकबोन। सो जिनके पास बैकबोन होता है वो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनके पास बैकबोन नहीं होता है वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जिनके पास बैकबोन नहीं होता है उनके बारे में जानेंगे। उनका पहला फाइला है पोरीफेरा। पोरीफेरा दे आर जनरली मरीन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स विथ फ्रेश वाटर स्पीसीज। ये अधिकतर प्राय मरीन होते हैं, मतलब खारे पानी में निवास करते हैं, जिनमें से कुछ फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। इसमें इनकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है। अगर इनको कहीं से भी काटते हैं तो ये दो पार्ट इक्वल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, दो इक्वल पार्ट नहीं बना पाएंगे। ओके। और बेसिकली जो इनकी बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, आप देख सकते हैं। वेस्ट लाइक होती है, यह भी आप देख सकते हैं। राउंडेड या सैक लाइक, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। बेसिकली इनके जो लेयर होती है, दो लेयर होती है इनके ऊपर, और इसकी लेयर को काटा जाए, देखा जाए तो इसके ऊपर दो लेयर होती है, तो इसीलिए इनका नाम होता है डिप्लोब्लास्टिक। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट्स आर मोस्टली एक्वेटिक और मोस्टली मैरीन, मतलब कि ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। ये सेसाइल होते हैं। सेसाइल का यहाँ पे अर्थ होता है कि वो किसी एक कठोर चीज़ से चिपके होते हैं। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं उचरनिया है जो कि अच्छे से किसी एक ऑब्जेक्ट पे चिपका हुआ है या किसी रॉक पे चिपका हुआ है, वहाँ से हिल नहीं सकता है। ये फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, जैसे इन द केस ऑफ जेलीफिश भी आपका एक सिलेंट्रेट में आता है। अभी आप उसके बारे में नहीं बताया गया होगा क्योंकि अभी आपको ये क्लास 11th में आगे चल के मालूम पड़ेगा। एक दूसरे होते हैं रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री का यहाँ पे अर्थ होता है कि अगर आप इनको कहीं से भी काटेंगे तो ये आपस में इक्वल रहेंगे, लेकिन वह जो काटना होगा वह ऊपर से ही होगा, नहीं कि नीचे से आप कहीं से भी काट दें। आप उसे वेंट्रिकली ही काट सकते हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं काट सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म के नाम से ही आप कह सकते हैं कि इसके ऑर्गेनिजम्स एकदम फ्लैट होते होंगे। फॉर एग्जाम्पल एज यू टेक हियर देयर कैरेक्टरिस्टिक, दे आर लॉन्ग एंड फ्लैटेंड बॉडी। ये अधिकतर फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। इनके पास बायलेटरल सिमेट्री होती है। आपको यहाँ नया नाम मिला है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का तात्पर्य होता है कि किसी ऑर्गन्स को अगर हम उसके मुंह से अगर उसके आखिरी कोने तक काटा जाए, अगर ऊपर से काटा जाए तो आपस में इक्वली डिवाइड करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है, देख सकते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर प्लानेरिया का दिया हुआ है, प्लानेरिया, ठीक है, प्लानेरिया का दिया हुआ है। इनके पास एक और खासियत होती है कि ये अब वापस रीजनरेट कर सकते हैं अपने बॉडी को। ओके। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके पास 3 लेयर होती है। और आपको एक और यहाँ नया टर्म मिला एसिलोमेट। एसिलोमेट का तात्पर्य यहाँ पर है कि इनके अंदर कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिंग्ड वर्म। रिंग्ड वर्म्स लॉन्ग एंड सेगमेंटेड बॉडी होती है। आप देख सकते हैं कितने सेगमेंट्स इनके बॉडी में प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे लाइनें बनी हुई हैं। ओके। हैव कैशे फॉर लोकेशन। आप जब भी इनको उल्टा पलटते होंगे तो आप इनकी बॉडी के ऊपर ऐसे कुछ नीचे की इस तरफ ऐसे कुछ लाइनें धारियाँ बनी हुई देखते होंगे। इन्हीं धारियों को कैशे कहते हैं, जिससे ये मूवमेंट करते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं, मतलब ये कहीं भी रह सकते हैं। इनके पास ऑर्गन भी होता है, जैसे इनके पास मुंह हो गया, एनस हो गया। ये बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। अगर आप इनको बीच से काटते हैं तो ये बायलेटरल सिमेट्री को ही दर्शाएंगे। दे आर स्यूडोसिलोमेट्स। स्यूडोसिलोमेट्स का यहाँ तात्पर्य है कि इनके अंदर थोड़ी बहुत कैविटी, हालांकि जो कैविटी नई बनी हुई है वो प्रेजेंट होती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज एनिलिडा। एनिलिडा आर द लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड सेगमेंटेड बॉडी। मोस्ट ऑफ देम आर पैरासिटिक। दे आर फ्री लिविंग। ऑर्गन लेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट। दे आर बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट। सिलोमेट का यहाँ तात्पर्य है कि
जिनके बॉडी के अंदर टोटल कैविटी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज मोलस्का। Mollusca are soft and unsegmented body. They are covered by hard shells. They are terrestrial or aquatic. Organ level of positions or they are coelomates. The bilateral symmetry are diploblastic. डिप्लोब्लास्टिक का तात्पर्य है कि इनके पास 3 लेयर होती है। अब आगे बताया जा चुका है, इसलिए इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। The next topic is echinoderms. Echinoderms are basically marine animals with 5 radial plant body. 5 radial plant body मतलब कि आप देख सकते हैं कि इसके 5 पैर दिखते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, बट इन दिस केस ऑफ दिस इसमें 5 पैर आपको नहीं दिख सकते, क्योंकि ये पूरे स्पाइन से ही भरे होते हैं, कांटे से ही भरे होते हैं। इसमें कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जिनको आप कांटे से अगर चुभ भी जाए तो आपको डेथ हो सकती है। इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, ऑर्गन लेवल भी प्रेजेंट होते हैं, रेडियली सिमेट्री होते हैं। कहीं से भी काटेंगे, कहीं से भी काटेंगे ये इक्वल हो जाएंगे। जैसे आप इसको भी काट सकते हैं, कहीं से भी काटेंगे तो आपस में इक्वल रहेंगे। तो ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स आर एनिमल्स हैविंग सेगमेंटेड बॉडी। दे हैव अ हार्ड एक्सोस्केलेटन एंड several pair of jointed limbs. They are divided into 4 classes: crustaceans, arachnids, myriapods, insects. This is the structure of the crustacinids. The example of arachnid. This is the example of myriapods. This is the example of insects. Okay, vertebrates animals जिनके पास बैकबोन होता है। इन्हें 5 सब क्लासेस में बांटा गया है। पहला फिश, दूसरा एम्फीबियंस, तीसरा रेप्टाइल्स, चौथा बर्ड्स, पांचवा मैमल्स। ओके, फर्स्ट टॉपिक इज फिश। Fish are aquatic, mostly are cold-blooded, body covered with wet and slimy flesh scales. They are streamlined body for easy movement through water. Fins for balancing to control movement, gills for breathing, external fertilization takes place. This is the basic diagram for the fish. This is the for shark and this is for the seahorse. The next topic is amphibians. The amphibians are cold-blooded. Their skin is moist or scaleless. The limbs are present, so they are called tetrapods. Tetrapods का यहाँ पे तात्पर्य होता है जिनके पास 4 पैर होते हैं या 4 हाथ होते हैं। Their larvae have tadpoles, use gills for breathing. Adults use for lungs. जो उनके लार्वे होते हैं तो जो पानी में अधिकतर रहते हैं उनके पास गिल की आवश्यकता होती है, सो उनके पास गिल्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए। लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तो गिल्स लिड्स की जगह एक नया ऑर्गन बन जाएगा लंग्स, जिससे वो बाहर की सांस ले सकते हैं। इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि बाहरी फर्टिलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स आर मोस्टली कोल्ड ब्लडेड। द बॉडी इज कवर्ड विद ड्राई हार्ड स्केल्स. द लिव ऑन लैंड, ब्रीथ विथ लंग्स एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड द लेग सेल्ड एग्स। सेल्ड एग्स का मतलब होता है कि जो इनकी जो एग ले करते हैं वो बहुत कठोर होता है। फॉर एग्जाम्पल टर्टल, स्नेक, the iguana. This is basically known as dinosaurs. The next topic is birds. Birds are mostly warm-blooded. They are having feathers and wings, beaks for feeding, lung for breathing, internal fertilization takes place. They lay celled eggs. Okay, these are some common examples for the birds given below. The next topic is mammals. Mammals are warm-blooded. Hairs on the skin present. Female have mammary gland for producing milk. Mammary gland indicates for nourishing their young ones. Lungs for breathing. Diaphragm presents, which divide the internal cavity in 2 parts. As internal fertilization takes place, embryo develop inside the mother body. The mother body in the case of uterus. The plant kingdom. Plant kingdom are eukaryotic. Most plant contain photosynthetic pigments, chlorophyll for photosynthesis, so they are called autotrophic. They can be divided into 2 groups, that is non-flowering plants and flowering plants. Next topic is non-flowering plants. Non-flowering plants basically consist of algae, mosses, ferns and gymnosperms, and flowering plant contains the angiosperms. The first topic is algae. Algae is aquatic, may be unicellular or multicellular. They do not contain any root, stem or leaf. They contain photosynthetic pigments, example chlorophyll for photosynthesis. Okay,
mosses. Mosses, they are with simple leaves and stem, no root with rhizoids for anchorage and absorption of water, reproduced by spores, no vascular tissue are present, found in damp areas or marshy or sandy areas. यहाँ पे डैम्प एरिया मतलब होता है जहाँ पे अधिकतर पानी प्रेजेंस होते हैं, और इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स भी कहा जाता है. Ferns. Ferns are the plants with true roots, stems, leaves and vascular tissue. They are reproduced by spores. They also live in damp places. क्योंकि इनके पास भी उतनी कैपेसिटी नहीं होती है, इसलिए ये भी जहाँ वाटर की प्रेजेंस होती है वहीं रहते हैं. The next topic is gymnosperm. They mostly reproduce by producing seeds. Seeds develop in cones, not enclosed by fruit. So their seeds are naked seeds. And their leaves are present in needle shape to reduce water loss. The next topic is angiosperm flowering plant. The flowering plant are the plant with flowers for reproduction. Seeds are produced inside the fruit or the matured ovary. The typical angiospermic flower. The next topic is division of flowering plants. So angiosperm is divided into two parts, that is dicotyledon and monocotyledon. On the basis of their cotyledon presence, dicotyledon contain two cotyledon and monocotyledon contain one cotyledon. The leaf venation is netted in the case of dicotyledon and in other case parallel in the case of monocotyledon. The root system is taproot system in the case of dicotyledon and fibrous root system in the case of monocotyledon. Got it clear? So learn these three only, because these three are very important and these are asked in 5 marks in the examination. Thank you very much for being with us for next 17 minutes.